वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस। वेस्ट बंगाल 2022 का क्लासेस चल रहा है जिसका एग्जाम होना है 11 दिसंबर 2022 को। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के पेडागोजी क्वेश्चंस को, जिसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन खालिस मैथ्स के पूछे जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ आज। देखो, सीटेट 2022 दिसंबर एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसका अप्लाई भी शुरू हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है 31 अक्टूबर 2022 से, जिसका लास्ट डेट है 24 नवंबर 2022 को। जो लोग भी सीटेट का अप्लाई अभी तक नहीं किए, प्लीज़ जाके जल्दी से अप्लाई कर दो। इसका आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करना पड़ेगा। जब आप लोग टेट का एग्जाम का तैयारी करोगे, वेस्ट बंगाल टेट, उसी वक्त आपका सीटेट का तैयारी भी साथ साथ हो ही जाएगा अपने आप। अलग से तैयारी करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए आप लोग इसको अप्लाई जरूर करना। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा पहला सवाल। देखो, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है, क्योंकि मेरा टारगेट है सीटेट को भी लेकर और वेस्ट बंगाल टेट साइमल्टेनियसली। क्योंकि सीटेट में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप इंग्लिश पाओगे, लेकिन वेस्ट बंगाल टेट में सिर्फ इंग्लिश में और बंगला में पाते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए हिंदी वाला सीटेट के लिए फायदा हो जाएगा। पहला सवाल क्या कर रहा है? अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट स्क्वायर्स फ्रॉम rectangles and assigns both of them to the same category according to Van Hill theory of geometric reasoning. The student is at which level? देखो, मैं चाहूंगा कि पहले मेरे से पहले आप लोग इस सवाल को हल कर लो, उसके बाद आंसर तक पहुंचेंगे। सवाल क्या कर रहा था? अगर कोई बच्चा वर्ग और आयत के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, तो फिर वैन हिल के अनुसार वह छात्र किस चरण में है? यानी कि वैन हिल कौन व्यक्ति थे? वैन हिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। वैन हिल वह पर्सन था जो बच्चे लोग कैसे ज्यामिति सीखते हैं, इसका वह वर्णन किया था, इस बारे में रिसर्च किया था। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उसी को कहते हैं वैन हिल थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक रीजनिंग, यानी कि वैन हिल के ज्यामितीय तर्क कहा जाता है। उसमें वो 5 चरण का बात करता है। तो जिसमें जो पहला चरण था, जिसका नाम था विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के तहत ही एक बच्चा को वर्ग और आयत के बीच में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है, या सेम टाइप का दिखने वाला जो भी शेप रहता है, ज्यामितीय शेप, उसमें उसको अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, visualization and representations are important processes to be ensured in mathematics teaching 2 बार हो गया at primary level because प्रत्यक्षकरण और निरूपण प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि देयर आर द ओनली वेज टू एक्सेस लर्निंग इन मैथमेटिक्स। सिर्फ प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। दे मेक द टीचर्स वर्क इजी, ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। देयर आर द ओनली स्किल्स टू बी टॉट एट प्राइमरी लेवल्स, गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है। दे हैव इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग अलजेब्रा एंड जियोमेट्रिक इन हायर मैथमेटिक्स, उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं। देखो, सवाल को पहले समझो। विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है? हिंदी तो और कठिन लग रहा होगा आपको। प्रत्यक्षकरण और निरूपण कहने का मतलब, जो हम लोग गणित पढ़ाते वक्त सिंबल्स यूज करते हैं, या किसी भी किस्म का कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि ABC या XYZ, या फिर कोई जो भी हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे प्लस माइनस वगैरह, या कोई डायग्राम, फोटो चित्र वगैरह, या कोई ज्यामितीय शेप लेकर पढ़ाते हैं, तो उनसे वो जो तरीका होता है पढ़ाने का, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ये जो तरीका है, प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे होगा दे हैव इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग अलजेब्रा, अलजेब्रा पढ़ाना और ज्योमेट्री पढ़ाने में ज्यादा मदद मिलता है। तो ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। क्या यह बात सही है या गलत है? हमको यहाँ पर देखो 4 स्टेटमेंट दिया गया, 1 2 3 4, और यह है सवाल, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्नलिखित में से, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो देखो, पहला कथन तो आपको गलत लग रहा होगा, क्योंकि सभी प्राइम नंबर ओड होंगे जरूरी नहीं है। एक ऐसा प्राइम नंबर है जो है 2, जो एक इवन नंबर भी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट में आते हैं, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। सिंगल डिजिट वाला यानी एक अंक वाला
केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। तो देखते हैं एक अंक वाला कितने हैं। 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर, 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। 2, 3, 5, 7 और उसके बाद में 11, यानी कि 2 संख्या एक अंक वाला तो ओनली 4 ही प्राइम नंबर मिले, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम ऑप्शन में आते हैं, जहां पर भी 1 है, क्योंकि हमको ट्रू कौन है ये पता करना है। जहां पर 1 है और जहां 2 है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ ही दे गया है। हम लोग अभी हिंदी को पढ़ रहे हैं। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी ऑफ ए क्लॉक दिया। घड़ी की एक बैटरी दिया, जैसे कि ये देख लेते हैं। उसके बाद संतरा दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आइसक्रीम का कोन दिया, ये रहा। उसके बाद मोमबत्ती दिया गया है, ये रहा। उसके बाद किताब दिया गया, ये रहा। और एक स्टील का ग्लास दिया गया है, ये रहा। ये कुछ वस्तुएं दी गई है कुछ चित्र कार्ड में, है ना। अब शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुओं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, यानी कि जया को क्या कहा गया है शिक्षिका के द्वारा, टीचर के द्वारा, एक जैसा जो दिख रहा है, इनमें से जो एक जैसा दिख रहा है ना, उस चित्र को उठाओ, उस कार्ड को उठाओ बोला। तो जया ने क्या किया? घड़ी की बैटरी उठाया सबसे पहले। उसके बाद में मोमबत्ती को उठाया। उसके बाद में स्टील का ग्लास को उठाया। तो अब सवाल है कि उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया जो है। तो जया ने इन तीनों ही वस्तुओं को क्यों उठाया? घड़ी का बैटरी, मोमबत्ती और ग्लास को ही क्यों उठाया? इनमें से कुछ समानता है, कुछ तो विशेषता है जो समान है। वही कॉमन एट्रीब्यूट को हमें पता करना है। तो कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है? तो देखो, इस तरह का जो शेप रहता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इस तरह का शेप, ये सिलिंड्रिकल शेप कहलाता है। तो इसमें सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट वाला एट्रीब्यूट है, विशेषता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। Next question, which among the following is the appropriate sequence for introducing the concept of addition of natural number? निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्या, प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अगर प्राकृत संख्याओं का योग यानी कि एडिशन अगर सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा, तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विथ अ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना चाहिए। तो पहले कौन आएगा? क्रम में हमको सजाना है, आना तो सभी है, यह भी तरीका सही है। स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपण करना। देखो, सबसे पहले आना चाहिए ए नंबर का बात, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एक प्रासंगिक स्थिति यानी कि जो कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन है उसके द्वारा अनुभव प्रदान करना होगा। सबसे पहले एक्सपीरियंस से करवाना होगा। तो ये वाला बात सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए ये वाला बात, स्थिति को मौखिक रूप से समझाना। फिर उसके वर्बली टीचर के द्वारा मुख से समझाना पड़ेगा जो सिचुएशन है उसको। तो ए के बाद आना चाहिए सी का। तो ए के बाद सी सिर्फ यहाँ आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर होगा। Next question, a teacher told her students to maintain a daily mathematics journal to note down the situation wherein they use mathematics in their daily life. The objective is to, एक शिक्षिका क्या कहती है अपने बच्चों से, छात्रों को गणित की पत्रिका यानी कि जर्नल यानी एक मैगजीन जैसा बनाने के लिए कहा, और उनमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा गया। इनका उद्देश्य है आने वाले निरीक्षण के लिए शिक्षा को तैयार करना, यानी प्रिपेयर द क्लास फॉर ए फोर्थकमिंग इंस्पेक्शन। फोर्थकमिंग इंस्पेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, यानी जो कंप्यूटेशनल स्किल होगा, यानी कि मापदंड करने का, हिसाब किताब लगाने का जो कौशल होगा, उसमें और इम्प्रूव करना। हाँ, ये हो सकता है, ये अच्छा है। उसके बाद में छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा में गणित तथा गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाली गणित में संबंध स्थापित कर। बिल्कुल सही, सबसे अच्छा करेक्ट आंसर तो यही लग रहा है। एक बार ऑप्शन को और चौथा को पढ़ सकते हैं, टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डेली लाइफ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों ही करेक्ट है। 2, 3 और 4 ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 दिख रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है?
क्लासरूम में जो गणित सीखा जाता है और आउटसाइड वर्ल्ड में जो आप गणित से संबंधित चीजें देखते हो, उन दोनों के बीच एक कनेक्शन स्थापित किया जाएगा अगर इस तरह का जर्नल गणित की पत्रिका आप तैयार करोगे। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट एरिथमेटिक। गणित केवल अंक गणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में पर उपयुक्त है? ओनली पैटर्न्स ऑफ जियोमेट्रिकल शेप शुड बी टॉट इन प्राइमरी लेवल। इसका मतलब यह अरिथमेटिक मात्र नहीं है, इसका मतलब सिर्फ जियोमेट्री पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। अरिथमेटिक नहीं, इसका मतलब जियोमेट्री सिर्फ पढ़ाना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलजेब्रा इज एक्सक्लूसिव ऑफ अरिथमेटिक। बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है। बिल्कुल गलत। बीजगणित में अंकगणित एक दूसरे से अंतर्निहित होते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ये भी बात गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब तो यही बच रहा है, तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर होगा। Which of the following concepts cannot be taught using Dean's block? बोल रहा है कि डीन्स ब्लॉक के अनुसार, डीन्स ब्लॉक के सहायता से कौन सा कंसेप्ट को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए बोल रहा है। तो डीन्स ब्लॉक क्या होता है पहले आप लोग ये देख लो। ये तो छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हो आप लोग, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह का होता है, छोटे छोटे, उसके बाद फिर बड़े। इसी को बोलते हैं डीन्स ब्लॉक। इसके सहायता से क्या हम पढ़ा नहीं सकते हैं? ये एक टीएलएम के रूप में व्यवहार होता है। टीएलएम कहने का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में व्यवहार किया जाता है बाय द टीचर्स। नंबर्स एंड प्लेस का इससे पढ़ाया जा सकता है इसके सहायता से, सही बात। प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये एडिशन पढ़ाया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव पढ़ाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ही हमारा राइट आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी इसके सहायता से नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? व्हेन आस्क्ड टू राइट 6065 in the numerical form, a student wrote it as 665. The error occurred. एक स्टूडेंट्स को कहा गया 6065 लिखो बोल के, यानी 6065 कैसा होगा? ऐसा लिखा जाना चाहिए, लेकिन उस बच्चे ने कितना लिख दिया? 665। तो उसने गलती कर दिया। तो वह ये गलती क्यों किया? बिकॉज क्यों किया? तो देखते हैं। छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है। क्या छात्र को संख्या का समझ नहीं? अगर संख्या का समझ नहीं होता तो वो 665 भी नहीं लिख पाता, इसलिए संख्या का तो समझ है। तो ये ऑप्शन गलत है, इस ऑप्शन को गलत मान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन आइडिया ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। जो गणन सूचक होते हैं और क्रम सूचक संख्याओं में बोध नहीं होता है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 1 2 3 4 होता है ना, उसके बीच में डिफरेंस पता नहीं है बच्चे को, ये भी बात गलत है। उसके बीच डिफरेंस, इसका कोई लेना देना नहीं है। यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है, यानी कि ऑपरेशनल एरर है ना, ये भी बात गलत है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ही हमारा राइट आंसर होगा। छात्र ने स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया है, प्लेस वैल्यू नहीं समझा है। प्लेस वैल्यू मतलब समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, यानी कि 1234। इसमें अगर मैं बात करूँ 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 200। क्यों? इकाई दहाई सैकड़ा, 200 में क्या आया? सैकड़ा आया। अगर 1 का प्लेस वैल्यू बात करें तो 1000, 3 का प्लेस वैल्यू का बात करें तो 30 होगा, और 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। While solving a problem on addition 234 यानी 234 प्लस 42 यानी कि 234 के साथ में 42 को जोड़ना है, ये एक प्रॉब्लम था, इसमें जोड़ का प्रॉब्लम है। तो एक बच्चे ने क्या किया? एक बच्चा जोड़ से कह रहा है, एक विद्यार्थी ने जोड़ से कहा, क्या कहा? यदि 40 होता, यानी कि किसके जगह? 42 के जगह अगर 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264 और 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसीलिए 274 जोड़ 2 बराबर 276 होगा। इसीलिए 234 जोड़ 42 बराबर 276 हुआ। अब ये जो स्टेटमेंट है बच्चे का, ये स्टेटमेंट के आधार पर विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ये जो लॉजिक दिया है, इस लॉजिक के आधार पर निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा बात सही निकलता है? तो गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी जो भी बिना पेन पेपर वाला मौखिक कैलकुलेशन होता है उसको डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, उत्साह बढ़ाना चाहिए बल्कि मौखिक कंप्यूटेशन का। तो 2 नंबर ऑप्शन को देखते हैं। द वर्क ऑफ ए टीचर इज इंक्रीज्ड व्हाइल करेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय सच मेथड। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हेतु एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। नहीं, बिल्कुल कार्य नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल एक नया कंसेप्ट सीख रहा है बच्चा एक तरह से।
वो अपना तरीका वो अपनाया है। सच एल्गोरिदम्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल नॉलेज। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थी के अवधारणात्मक ज्ञान का सूचक नहीं है, नहीं बिल्कुल, बल्कि वो बिल्कुल अच्छे से समझ रहा होगा चीज़ों को, इसलिए अपना से एक लॉजिक लगा के कर रहा है, क्योंकि अंत में वो सही आंसर तक तो पहुंच ही रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस तरह से ऑप्शन 4 ही बच जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। Next question number 11. Few students are confused with the words quotient and remainder. Which among the following is an appropriate strategy to address the confusion of the student? कुछ छात्रों में भागफल यानी क्वोशंट और शेषफल यानी रिमाइंडर शब्दों के साथ उलझन यानी भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? यानी कि उसको भागफल और शेषफल में अंतर पता नहीं है, वो कभी भागफल को शेषफल समझता है, कभी शेषफल को भागफल। तो इस तरह का अगर असुविधा हो रहा है बच्चों को, तो कैसे उसको सॉल्व किया जाना चाहिए इस समस्या को टीचर के द्वारा? तो देखो, श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित किया जाना चाहिए, करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेनी डिवीजन प्रॉब्लम ऑन ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर, ये क्या सही है? ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल विभिन्न प्रकार का डिवीजन वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाना चाहिए टीचर को। देखते हैं, ये बात कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है, आगे देख लेते हैं ऑप्शंस को। प्रोवाइड वर्कशीट टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू प्रैक्टिस इट। बच्चों को कॉपी दिया जाना चाहिए, शीट दे दिया, पेज देकर उनको बहुत किस्म का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला जाए, प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाए। ये बात उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो इसको तो बिल्कुल मार्क ही कर देते हैं गलत। यूज कॉन्क्रीट मटेरियल्स एंड आस्क students to group them in different ways and observe the numbers of group and item outside the group। ये बिल्कुल हो सकता है, ये अच्छा है। राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ क्वोशंट एंड रिमाइंडर एटलीस्ट 20 टाइम्स, यानी कि जो भागफल होता है और जो भागशेष होता है उनका परिभाषा को कम से कम 20 बार तो लिखा जाना चाहिए। तो ये गलत है। तो हमारा उत्तर या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन दोनों में सबसे अच्छा उत्तर तो ऑप्शन 3 ही लग रहा है। इसमें क्या कहा था? मूर्त पदार्थों यानी कि जो कॉन्क्रीट मटेरियल होता है, जैसे कि पत्थर वगैरह को लेकर ग्रुप में बांटकर, देखो यहाँ पर क्या है, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनमें भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या तथा समूह के बाहर की वस्तुओं को निरीक्षण करें। ऑप्शन 3 हमारा सबसे अच्छा उत्तर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स? निम्न में से योगात्मक मूल्यांकन विशेषता नहीं है बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। आप लोग पढ़ लेना। इट फोकसेस ऑन डायग्नोसिस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग? गणित पढ़ाने में सबसे वांछनीय यानी कि डिजायरेबल फीचर क्या होता है? तो ऑप्शंस को देखते हैं। प्रेजेंट द एल्गोरिथम टू द क्लास एंड डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इट। बच्चों को विभिन्न प्रकार का एल्गोरिदम यानी कि हिसाब किताब करने की संख्याएं देकर उसे याद करवाना चाहिए, याद करने को कहा जाना चाहिए। इस तरह से कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाला मैथ्स में नहीं होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं लग रहा है। क्रिएट एंड पोज चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट्स, हाँ ये हो सकता है। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना, उन्हें छात्रों के सामने रखना, ठीक है, ये हो सकता है। देखते हैं आगे। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज पर द मॉडल प्रॉब्लम सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जिस तरह का मॉडल प्रॉब्लम है उनके जैसा ही और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाना चाहिए। छात्रों को निर्देश दिया जाना कि प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रतिमान जैसे करें। बिल्कुल ये भी जब, या फिर ब्लैक बोर्ड में छात्रों को आकर सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम को, तो ये कह रहा है, तो बिल्कुल ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक मिस नीतू नाम का क्लास 2 का टीचर है, वह मल्टीप्लाई का कंसेप्ट को समझाना चाह रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है बच्चों को क्लासरूम में। तो वो क्या कर रही है? देयर आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक परिवार में 4 मेंबर है, 4 सदस्य है। एंड इफ ईच मेंबर रिक्वायर 3 रोटीज फॉर लंच, अगर लंच के लिए प्रत्येक को 3 रोटी की जरूरत पड़ती है, हाउ मेनी रोटीज आर रिक्वायर्ड, तो उन्हें कितना रोटी चाहिए, ये सवाल पूछा क्लासरूम में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट? तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को कंसेप्ट को, गुणन के कंसेप्ट को बताने के लिए इस तरह का प्रॉब्लम को यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस तरह का समस्या को बच्चों के सामने रखने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे अच्छा टॉपिक होता है लैंग्वेज का। हम तो यहाँ मैथ पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। भाषा विज्ञान ज़्यादा चाहिए उसमें कम्युनिकेशन स्किल के लिए। टू डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन विद मैथमेटिकल प्रॉब्लम, हाँ ये हो सकता है
क्योंकि यहाँ फैमिली मेंबर्स 4 है, 3 रोटी प्रत्येक को चाहिए, तो कितना रोटी टोटल चाहिए। इस तरह का ये फैमिली को बात करके वो बच्चे अपने फैमिली से कनेक्ट कर पाएगा, तो ये व्यवहारिक है, तो ऑप्शन 2 हो सकता है। टू इंटीग्रेट मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज क्लासेस, भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान दोनों को समागम करने का कोशिश है यहाँ पर। बिल्कुल, भाषा से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, मैथ पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो टू फोकस ओनली ऑन डेवलपिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज अमंग चिल्ड्रन, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ही यहाँ निकलेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, Which among the following are correct with respect to the nature of mathematics? गणित के प्रकृति के संबंध में। तो देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ए क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, गणित की अपनी भाषा होती है। नंबर 2 क्या कह रहा है, देयर इज ऑलवेज वन सॉल्यूशन टू एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, किसी भी गणितीय संबंधी समस्या का एक ही सॉल्यूशन, एक ही समाधान होता है। ये तो अपने आप में गलत लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन सी स्टेटमेंट में क्या करें, मैथमेटिकल कंसेप्ट आर एब्स्ट्रैक्ट, गणितीय अवधारणा अमूर्त होती है। तो देखो ऑप्शन ये जो बी वाला पार्ट है ये तो गलत है। तो जहां पर भी बी है ना उसको आप एलिमिनेट करो। यहाँ पर देखो बी है, एलिमिनेट करो। यहाँ पर भी बी है, एलिमिनेट करो। यहाँ पर भी बी है, एलिमिनेट करो। तो बच गया सिर्फ ए और सी। तो ऑप्शन यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए एन सी। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Take care of yourself till the next video comes. Tata, bye bye.